एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का टॉपिक 2 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। फर्स्ट वन इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हर एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। यहाँ पे एग्जांपल मॉरिटानिया का दिया है मैंने। मॉरिटानिया के पास आयरन ओर का भंडार है, उसकी पूरी इकोनॉमी आयरन ओर पर ही टिकी हुई है, लेकिन वो इतने सारे आयरन ओर को यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो वो एक्सपोर्ट कर देता है डेवलप्ड कंट्रीज को। तो ग्लोबल ट्रेड की वजह से एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की जो रिसोर्सेज हैं उनका भी पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज cheaper goods. Because of international specialization, the trading partners get goods cheaper than otherwise. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हर एक कंट्री ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करती है जिनका उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी कंट्री में कम पड़े, और जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ता है ऐसे गुड्स को वो क्या करती है, ग्लोबल मार्केट से इंपोर्ट कर लेती हैं। इसलिए हर एक कंट्री को जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में रीजनेबल मिल जाता है। This is so because every country produces those goods in the production of which it has to incur less comparative cost. तो हर एक कंट्री ऐसे ही गुड्स को प्रोड्यूस करती है जो उनको सस्ता पड़े, और जो महंगा पड़ता है वो इंपोर्ट करा लेती है। क्लियर? इसलिए ग्लोबल मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उनका प्राइस रीजनेबल होता है। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ गुड्स। अच्छा, अब हर एक कंट्री की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं, एनवायरनमेंट अलग है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो बेस है वो अलग है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है, इसलिए हर कंट्री की स्पेशलिटी अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज में होती है। सो व्हेन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रेडेड इन द इंटरनेशनल मार्केट, एज अ कंज्यूमर हमारे पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब हमारे पास वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है परचेज करने के लिए। सो this further improves the quality of life. By virtue of international specialization, consumer gets an opportunity to consume a large variety of goods produced by different countries. Okay, next is surplus production. International specialization enables every country to dispose of its surplus production. Sometimes country produce more goods than their own requirement. वो कभी कभी उनकी डोमेस्टिक डिमांड से भी ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी सरप्लस प्रोडक्शन रहता है वो कंट्री एक्सपोर्ट कर देती है, और कभी कभी कंट्रीज जानबूझ के ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं कि डोमेस्टिक डिमांड को सेटिस्फाई करने के बाद जो भी रहेगा वो एक्सपोर्ट में चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। कंपटीशन हर एक फील्ड में ज़रूरी होता है। हेल्दी कंपटीशन जो है वो एनकरेज करता है हमको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सिमिलरली इंटरनेशनल मार्केट में इतनी सारी कंट्रीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में कंपटीशन रहता है, और ड्यू टू कंपटीशन दे विल ट्राई टू मेंटेन देयर क्वालिटी एज वेल एज द रेट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। रीजनेबल प्राइस भी रहेगा और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज वाइडर मार्केट। International specialization widens the extent of the market. Every country makes an attempt to produce different goods in large quantity. This induces production on large scale and thereby generates economies of scale. मतलब countries जिस goods का production ज़्यादा करती हैं, अगर वो उसको domestic market में ही trade करती रहे तो उसके लिए scope बहुत small हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो product international market में enter करता है उसके लिए market बहुत wide हो जाता है, scope बढ़ जाता है। So कंट्रीज विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंट्री की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट इज ओके, लेट मी टेल यू दैट हमारा बीकॉम सेम 4 का जो बैच है उसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग 2, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग 1, इन सब की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2399 रुपीज ओनली। यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंपोर्टिंग मशीनरी, technical know-how and other ancillary equipment from developed countries. Underdeveloped countries make the optimum use of their available natural resources and raw material. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था मॉरिटानिया का, उसके पास आयरन ओर का भंडार है, लेकिन वो खुद यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो वो एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन अगर वो क्या करे, टेक्नोलॉजी को ही इंपोर्ट करा ले डेवलप्ड कंट्री से, तो वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकता है।
यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है जेसीबी का। जेसीबी यूके की कंपनी है और इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए इंडिया जेसीबी को इंपोर्ट कराता है। ठीक है, इस तरीके से हम हमारे रिसोर्सेज को यूज भी कर लेते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाता है। Next point is improvement in techniques of production. International specialization stimulates the spirit of competition among the entrepreneurs. Novel techniques of production are devised to produce quality goods at low cost. अच्छा, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता ही रहता है, जिसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में और उनका टारगेट क्या रहता है कि वो बेस्ट क्वालिटी विथ रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करें। ओके, नेक्स्ट इज डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पहला है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वन ऑफ द मेन डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज दैट it encourages an underdeveloped country to export its raw material and thus exhaust all its natural resources in due course of time. क्या करती है, जो रिच कंट्रीज या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज के रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती रहती है, उनको एनकरेज करती है कि जितना भी उनका नेचुरल रिसोर्सेज है जो वो खुद यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं वो एक्सपोर्ट कर दे। तो धीरे धीरे करके जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल स्लेवरी। On account of international trade, underdeveloped countries not only import manufactured goods from advanced country but also take loan from them. These rich countries gradually interfere in the polity and administration of the debtor country and ultimately rule over them. ये जो पूरा डीमेरिट है ये इंडिया से बेहतर कोई नहीं जान सकता। पॉलिटिकल स्लेवरी क्या होता है, जो पुअर कंट्रीज हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स डेवलप्ड कंट्री को एक्सपोर्ट करती हैं, उसके अलावा वो डेवलप्ड कंट्री से लोन भी लेती हैं। इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो वो रीपे नहीं कर पाती, जिसका फ़ायदा ये डेवलप्ड कंट्रीज उठाती हैं। सबसे पहले तो वो उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगी, फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करेगी और धीरे धीरे करके जो डेवलप्ड कंट्री है वो उस पुअर कंट्री पे रूल करना चालू कर देगी। तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। फिर आता है foreign competition. International trade give rise to competition among different countries. In many production fields, domestic industries have to face formidable foreign competition that checks their growth. अब क्या होता है, अगर हम गुड्स को इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है, और उनकी प्राइस हमारे डोमेस्टिक गुड्स से कम हुई तो फिर कंपटीशन चालू हो जाएगा हमारी कंट्री में, डोमेस्टिक गुड्स वर्सेस फॉरेन गुड, जिसकी वजह से हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कोलैप्स कर जाएगा। इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो सब डिके हो गई। उसका रीजन ये है कि उनको फेस करना पड़ा कंपटीशन फ्रॉम दी फॉरेन गुड्स जो कि उनसे कम प्राइस में अवेलेबल इंडिया में हो रहे थे। क्लियर, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स और टैरिफ लगाती है ताकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्टेड रहे। फिर आता है डंपिंग। विद अ व्यू टू कैप्चरिंग फॉरेन मार्केट्स, डेवलप्ड कंट्रीज सेल देयर गुड्स इन द पुअर कंट्री एट लेस देन कॉस्ट प्राइस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डंपिंग। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है XYZ, वो जो प्रोडक्ट हमको बेच रही है या हम जिस प्रोडक्ट का इंपोर्ट करवा रहे हैं उस कंट्री से, उसका प्राइस है 100 रुपये और सेम प्रोडक्ट का प्राइस हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, सेम प्रोडक्ट का प्राइस हमारे डोमेस्टिक मार्केट में कितना है, 150। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे भी कम रेट में, उससे भी सस्ते में वो गुड इंपोर्ट हो जा रहा है हमारी कंट्री में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डंपिंग। अब जब इंपोर्टेड गुड्स हमारे डोमेस्टिक गुड्स से सस्ते में मिलेंगे तो इनका डिमांड बढ़ जाएगा और हमारे डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके डोमेस्टिक मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। अब ये सिचुएशन ना आए इसलिए गवर्नमेंट क्या लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, टैरिफ, टैक्स, ये सारी चीजें गवर्नमेंट इम्पोज करती है जो भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं उन सब पे, ठीक है, ताकि इंडिया में डंपिंग ना हो। फिर आता है इंटरनेशनल राइवलरी। Many advanced countries vie each other in order to capture the market of a given country। जो भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका वर्सेस रशिया, दोनों एक दूसरे की सुप्रीमेसी प्रूव करना चाहते थे दुनिया में, कि अमेरिका ये चाहता था कि वो रशिया से सुपीरियर है, रशिया ये चाहता था दुनिया को बताना कि वो अमेरिका से सुपीरियर है, ठीक है। तो दो सुपर पावर कंट्रीज जो है कंपटीशन के चलते एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर इंक्रीज इन प्राइसेस।
some essential goods are exported either to earn more profit on the part of producer or to get more foreign exchange on part of government. अच्छा, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम पहले अपनी डोमेस्टिक डिमांड को देखते हैं. डोमेस्टिक डिमांड अगर सेटिस्फाइड है तो फिर जो भी सरप्लस हुआ हम उसको कर देंगे एक्सपोर्ट. लेकिन कभी कभी जानबूझकर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, डोमेस्टिक डिमांड को ध्यान में नहीं रखते. अगर जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, या जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है, और जब हमारी डोमेस्टिक डिमांड पूरी नहीं होती है फिर भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो डोमेस्टिक मार्केट में उस गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है. ठीक है, तो जब सप्लाई नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रही हूँ, सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे. क्लियर? क्योंकि जो भी सरप्लस होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. पहले हम प्रेफरेंस देंगे अपनी डोमेस्टिक डिमांड को. अगर डोमेस्टिक डिमांड सेटिस्फाई नहीं हुई फिर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो शॉर्टेज हो जाएगी इकोनॉमी में, और शॉर्टेज की वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइस राइज हो जाएगी. नेक्स्ट इज हार्मफुल इंपोर्ट्स. मैनी आर टाइम्स इंटरनेशनल ट्रेड सच एज ड्रग्स और लग्जरीज आइटम जो होते हैं वो इंपोर्ट हो जाते हैं हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से जो हेल्थ एंड एफिशिएंसी है हमारे लोगों की वो रिड्यूस हो जाती है. तो जब भी हार्मफुल इंपोर्ट्स होते हैं दैट विल अफेक्ट अवर कंट्री सिटीजन. नेक्स्ट इज डिपेंडेंस. इंपोर्ट ऑफ चीप एंड क्वालिटी प्रोडक्ट इंक्रीजेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर प्रोडक्शन विद इन द कंट्री स्टॉप्स ऑल टुगेदर. अब कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस बहुत लो है और क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसे प्रोडक्ट्स को वो इंपोर्ट कराती रहती है, और इस हद तक इंपोर्ट कर लेती है कि एक टाइम के बाद उस प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उनकी खुद की कंट्री में प्रोडक्शन जीरो हो जाता है. यानी कि अब वो पूरी तरीके से दूसरी कंट्री पे डिपेंड उस प्रोडक्ट के लिए. ओके, सो डिपेंडेंसी एक मेजर डिसएडवांटेज बनेगा फॉरेन ट्रेड का. सो ये थे हमारे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.